हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म में हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बोर्ड की प्रिपरेशन पे शॉर्ट एक रिवीजन देख रहे हैं। हम ये कह सकते हैं एक शॉर्ट रिवीजन पूरा चल रहा है, जिसमें आपको सारे टॉपिक्स कवर करने हैं चैप्टर वाइज चैप्टर, ठीक है ना। तो उसी कड़ी पे हम लोग आगे बात कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर 2 है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोगों ने ये बात देखा कि पुष्पी पादप में जनन कैसे होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बात कल की थी, ठीक है ना। तो उस पर अगर बात किया जाए कि कैसे जनन होता है, कल मैंने आपको 2 टॉपिक समझाए थे कि एक तो पुष्पी पादप मतलब कैसे पहचानेंगे कि पुष्पी पादप क्या होते हैं, और दूसरी चीज मैंने आपको समझाई थी कि जनन जो लैंगिक जनन क्या होता है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। फिर उसके बाद तीसरी चीज में एक चीज मैंने आपको और समझा दी थी पुष्प, कि पुष्प में क्या क्या होते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, आप इस लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर आगे बात किया, जब देखो आगे उसके आगे चल रहे हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने बात की कि भाई पुष्प जो होता है, पुष्प में जो अगर मैंने आपको बताया कि पुष्प में 2 प्रकार के चक्र होते हैं। एक सहायक चक्र होता है, एक सहायक चक्र होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, आवश्यक चक्र होता है, ठीक है। आवश्यक चक्र एक सहायक चक्र है और एक आवश्यक चक्र है। सहायक चक्र में बेटा हमारे 2 चीज आते हैं, याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था क्या बेटा, एक हम लोगों ने पढ़ा बाह्यदल, दूसरा क्या पढ़ा, दल। इसे पूरा बोलेंगे बाह्यदल पुंज, इसे बोलते हैं दल पुंज। ये पुष्प का प्रथम चक्र है, ये द्वितीय चक्र है। आवश्यक चक्र में 2 आते हैं, कौन कौन बेटा आते हैं, पुमंग और हमारा क्या आता है बेटा, जायंग। और पुष्प के बारे में हम लोगों ने डिटेल बात कर ही ली थी, ठीक है ना। तो देखो बाह्य दलपुंज और दलपुंज को सहायक चक्र क्यों बोला गया, क्यों इसलिए बेटा बोला गया, क्योंकि ये दोनों ही पुष्प के ऐसे भाग हैं जो सिर्फ निषेचन के में सहायता करते हैं, लेकिन निषेचन में डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सहायक चक्र। लेकिन ये दोनों प्रत्यक्ष रूप से निषेचन में पार्टिसिपेट या जनन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आवश्यक चक्र। यहां तक अपनी बात हो गई थी, इसमें कोई डाउट भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीजें हैं। फिर आपको बहुत सिंपल बताया था कि पुष्प में 4 भाग होते हैं, प्रथम चक्र, द्वितीय चक्र, तृतीय चतुर्थ। प्रथम चक्र की इकाई क्या होती है, बाह्यदल पुंज, ठीक है। इसकी इकाई होती है बाह्यदल। कैसे होते हैं, कल आपको चित्र में दिखाया भी था बेटा कि हरे होते हैं और पुष्प की सुरक्षा करते हैं। दलपुंज के बारे में, पुष्प का द्वितीय चक्र होता है, इसकी इकाई दल होती है। ये रंग बिरंगे होते हैं। पुष्प में ये क्या करते हैं, ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और परागण में सहायता करते हैं। परागण क्या चीज है, आगे बात करेंगे। तीसरा भाग हमारा याद होगा आप लोगों को, मैंने बताया पुमंग और जायंग। तीसरा ये पुष्प का तृतीय चक्र होता है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है और इसमें नर युग्मक बनते हैं। चौथा हो गया जायंग, इसकी इकाई स्त्री केसर। स्त्री केसर की इकाई के अलावा उसे अंडप बोलते हैं। याद रखिएगा बेटा, यूपी बोर्ड का प्रश्न है। स्त्री जायंग की इकाई क्या होती है, स्त्री केसर, और इसी का दूसरा नाम होता है अंडप। इसे इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम, और अंडप या स्त्री केसर को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा पिस्टिल। ये चीज आप कहीं मेंशन कर लीजिएगा, अंडप या इसी को और क्या बोलते हैं बेटा, स्त्री केसर। और इन दोनों के इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, देखो ध्यान रखिए, इसे एक को पिस्टिल बोलते हैं, एक को कार्पेल, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं पिस्टिल, और इसी को और क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल। पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, पिस्टिल या और क्या बोलते हैं बेटा, कार्पेल बोलते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, पिस्टिल या कार्पेल बोलते हैं, कार्पेल, CAR, कार्पेल, ठीक है ना, कार्पेल बोलते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। उसके बाद फिर आप देखो आगे बात, अब देखो इन दोनों का यहां से रोल समाप्त हो जाता है। आगे हम इस पे आगे चर्चा करने जा रहे हैं। अब थोड़ा सा स्पीड से करेंगे, रिवीजन चल रहा है, पूरा समझ में आएगा डिटेल से। अगर आपको स्पीड कम लगे तो आपके ऑप्शन रहता है, तुरंत आप जाइए उसमें स्पीड को आप 1.5 या 1.5 गुना या 2 गुना करके देख सकते हैं, जितना आपको समझ में आ रहा है। जहां पे समझ में आया वहां स्पीड स्लो करिए, मतलब कम समय देना है, तो मैं स्पीड से करा रहा हूं, आपको समझ में सब आएगा। अब हम आगे बात कर रहे हैं पुमंग की बात कर रहे हैं, ठीक है ना बेटा। देखो अब आगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, पुमंग की अगर मैं बात करूं तो देखो इसको गौर करिएगा, बहुत शानदार चीज बताने जा रहा हूं। इन दोनों का रोल यहीं से खत्म हो, पुमंग। अब इसी में पुमंग और जायंग, इसमें क्या होता है, कैसे नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, कैसे निषेचन करेंगे, निषेचन करने के बाद क्या बनेगा, और उससे कैसे फल बीज का निर्माण होगा, यही इस चैप्टर में पूरी कहानी समझाई गई है। फिर फल कितने प्रकार के हैं, बीज कितने प्रकार के हैं, सत्य फल असत्य फल, इतना पढ़ते हैं पूरा चैप्टर समाप्त। तो थोड़ा स्पीड से कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम पुमंग को देखने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले चलो भाई बात करते हैं हम लोग पुमंग की। पुमंग हो गया, पुमंग को बेटा बोलते हैं एंड्रो, इसकी स्पेलिंग AND और ईसियम बेटा, ICIUM, ईसियम, ऐसे याद रखें, एंड्रोईसियम।
ECIUM, एंड्रोसियम। ठीक है, कई बार यूपी बोर्ड में हम लोगों को स्पेलिंग की बड़ी दिक्कत होती है, तो इसको एंड्रोइसियम, एंड्रोसियम बोलते हैं, बट एंड्रोइसियम लिखने में आसान होगा। तो पुमंग की आ हो गया, पुमंग को एंड्रोइसियम बोलते हैं बेटा। इसकी इकाई बेटा होती है पुंकेसर। क्या होती है बेटा? पुंकेसर। याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर को बोलते हैं बेटा स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन। पुंकेसर को बेटा बोलते हैं स्टेमन। क्या बोलते हैं बेटा? स्टेमन। पुंकेसर को स्टेमन बोलते हैं। और याद होगा यहाँ पर आपको बताया था, बहुत सारे पुंकेसर आपस में मिलकर किसको बनाते हैं? पुमंग। पुमंग कौन सा चक्र है? तीसरा। पुष्प का कौन सा? तीसरा। तो आप फूल में नीचे से देखो, फूल में आप कभी भी गौर करिएगा, फूल में आप नीचे से ऊपर देखना जब शुरू करते हैं तो आप वहां पे गौर के नीचे पहले जैसे जैसे पंखुड़ियां नहीं खिली रहती हैं, फूल खिला नहीं रहता, पूरा मतलब बड के रूप में रहता, तो देखते होंगे ग्रीन वाली पत्तियों के अंदर रंग बिरंगी वाली पत्तियां, सुबह सुबह फूल जब तक धूप नहीं पड़ी रहती बंद रहती। गुलाब में आप देखिएगा, फिर जैसे जैसे खुलता है तो ऐसे खुलने लगता है और ग्रीन वाली पत्तियां नीचे होने लगती है। तो सबसे पहले ग्रीन वाली पत्तियां, फिर रंग बिरंगी पत्तियां, फिर उसमें पुमंग, और सबसे लास्ट में अंदर कहाँ बेटा? मादा। मादा सबसे अंदर रहती है जैसे, ठीक है ना, तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और अब देखो, तो पुमंग, पुमंग में क्या हो गया बेटा? पुंकेसर। अब हम आप बात करें पुंकेसर, इसकी इकाई है, किसकी इकाई है? पुमंग की इकाई क्या होती है बेटा? पुंकेसर। मैं चीज यहाँ मेंशन की, इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, तो ये इसकी यूनिट हो गई, ये इकाई हो गई। अब मैं पुंकेसर की बात करूं बेटा, तो देखो पुंकेसर कुछ इस प्रकार का आपका होता है। हम इसकी बात करें, चाहिए ये पूरी स्ट्रक्चर बेटा पुंकेसर की है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पुंकेसर। थोड़ा सा स्पीड से करने वाले हैं। पुंकेसर, पुंकेसर के बेटा अगर बात किया जाए, पुंकेसर के अगर मैं बात करूं तो देखो बेटा, पुंकेसर के ध्यान रखिएगा, पुंकेसर के दो भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? पुंकेसर के दो भाग। सामान्यतः किताब में दो भाग, कुछ किताबों में 3 पार्ट भी लिखे रहे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम 3 करके भी समझ लेंगे 2। तो पुंकेसर का बेटा जो ये वाला भाग होता है, इसे बोलते हैं बेटा परागकोश। क्या बोलते हैं बेटा? परागकोश। इस वाले भाग को बोलते हैं परागकोश। बहुत मैं आपको कल इसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाऊंगा इसी में, ठीक है ना, तो देखना आपको इस समझ में और डिटेल आएगा। जैसे पुष्प होता है बेटा, तो पुष्प में मैं आपको दिखाऊंगा, अभी वैसे मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप समझिए। ये पुंकेसर हो गया। पुंकेसर की बात किया जाए तो देखो, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये अगर बात किया जाए, ये आपका कुछ इस प्रकार का जो रहता है, ये आपका पुंकेसर, ठीक है ना, ये यहाँ पे ये पुष्प में होता है, ये इतना हिस्सा, ये पूरा बेटा पुंकेसर है आपका, ठीक। और यहाँ पे बेटा जो आप देख रहे हैं, ये जो है ये वाला हिस्सा, ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसे बोलते हैं बेटा संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजी। संयोजी का मतलब परागकोश। देखो कोश, कोश मतलब कक्षा, चैम्बर, जगह। तो एक कोश इधर, एक कोश इधर, दोनों कोश को आपस में जोड़ने वाला ये कहलाता है संयोजी। संयोजन करने वाला इसे बोलते हैं बेटा संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजी ऊतक। इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसी को क्या बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं बेटा। ध्यान रखिए बेटा, कुछ लोग इसको संवहन बंडल भी बोलते हैं बेटा। संवहन बंडल, बंडल, ठीक है ना, संवहन बंडल। संवहन बंडल को बोलते हैं हम लोग वैस्कुलर बंडल। इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? इसी को इंग्लिश में बोलते हैं बेटा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल, BUNDLE, वैस्कुलर बंडल, BUNDLE, वैस्कुलर बंडल बोला जाता है, ठीक है ना। अगर पूछा जाए इनमें क्या होता है बेटा, तो संयोजी ऊतक में दो चीजें होती है बेटा। एक होता है इसमें जाइलम बेटा। क्या होता है बेटा? जाइलम। और एक इसमें क्या होता है? एक बेटा होता है इसमें फ्लोएम। क्या होता है? फ्लोएम। तो जाइलम का काम देखो, जाइलम से जल, जाइलम से काम है इस परागकोश में जल को पहुंचाना, भेजना। संवहन का मतलब होता है किसी को संवहन करना, ले जाना, जो किसी को ले जाए। तो संवहन बंडल जोड़े में है संवहन बंडल। तो संवहन बंडल जो संयोजी ऊतक का ही दूसरा भाग है, ये क्या कौन कौन सी चीजों को ले जाता है? तो इसमें बेटा दो चीजें होती है, एक होता है जाइलम, एक फ्लोएम। जाइलम जल को यहां पहुंचाता है, पूरी व्यवस्था करता है, और फ्लोएम बेटा भोजन की व्यवस्था करता है। किसकी करता है? भोजन। जैसे पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण के बाद पत्तियों में जैसे प्रकाश संश्लेषण होगा, तो प्रकाश संश्लेषण में अगर हम बात किया जाए, पत्तियों में बेटा प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण की अगर बात किया जाए,
ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण भोजन बनेगा तो उस भोजन को पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है पौधे के सभी भागों में। जल को पहुंचाने का काम कौन करेगा बेटा? जाइलम। तो ये संयोजी ऊतक का ही पार्ट है। संयोजी ऊतक का दूसरा नाम संवहन मंडल है, जो दोनों परागकोश के बीच में पाया जाता है। इन दोनों परागकोश को जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इसको संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो पहला भाग तो हो गया बेटा परागकोश, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कौन सा पार्ट हो गया बेटा? फर्स्ट पार्ट हो गया। और दूसरा पार्ट होता है बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग तंतु। क्या बोलते हैं? तंतु। कुछ किताबें इसे पुतंतु भी लिखती हैं। क्या लिखते हैं बेटा? पुतंतु। तो कुछ लोग इसे तंतु लिखते हैं, कुछ लोग इसे क्या लिखते हैं बेटा? पुतंतु। तो कुछ लोग तंतु और पुतंतु लिखते हैं। इंग्लिश में इसी को बोला जाता है बेटा फिलामेंट। क्या बोला जाता है बेटा? फिलामेंट। तो इंग्लिश में इसको बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिलामेंट। फिलामेंट बेटा इंग्लिश में इसे फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फिलामेंट। FILLAMENT। फिलामेंट को तंतु या पुतंतु बोलते हैं बेटा। किसी तंतु और पुतंतु से होते हुए ये वैस्कुलर बंडल इसी के अंदर से होते हुए चला जाता है। और जो इसका लास्ट वाला पार्ट होता है बेटा, ये जो लास्ट वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसे बोलते हैं फ्लावर बेस। इसी को बेस बोलते हैं, इसी का फिलामेंट बेस भी बोलते हैं। तो ये जो भाग होता है, यही भाग होता है जो पुष्प में नीचे पुष्प। हाँ बेटा एक चीज और, मैं कल आपको बताया था पुष्प के बारे में संरचना बताने के लिए, तो चलो कल ही पुष्प के बारे में थोड़ा सा लाऊंगा मैं, तो दिखाऊंगा भी आपको सारी चीजें, एक एक चीज आइडेंटिफाई भी कराऊंगा तो बताऊंगा। तो पुष्प का जैसे देखो इधर समझो, जैसे ये पुष्प है, ये मान लो पुष्प है, ये रंग बिरंगे आपकी पत्तियां हो गई और यहाँ से पंखुड़ियां जुड़ी हुई हैं। फिर देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा, फिर यहाँ से ग्रीन वाली ऐसे पत्तियां रहती हैं इस तरह इधर, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे ये डंठल रहता है इस प्रकार। तो ये रंग बिरंगी पत्तियां हैं जो आप देख रहे हैं। ये कौन सी पत्तियां हैं बेटा? रंग बिरंगी। तो जो रंग बिरंगी पत्तियां होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं भाई? पत्तियां कभी भी बेटा हरी, पत्तियां हमेशा हरी होती हैं। पुष्प हमेशा हरे छोड़कर अन्य कलर में होते हैं। हरा रंग का पुष्प नहीं होता, फूल हमेशा रंग बिरंगे होते हैं। हरे रंग की बेटा पत्तियां होती है, बेसिक समझने वाली बात है। तो ये जो हरे रंग का दिख रहा है आपको, ये जो नीले रंग की है बेटा, ये है आपकी दल। क्या है? दल। और सभी को मिला के दलपुंज। जो नीचे वाली ग्रीन कलर वाली पत्तियां हैं जो आपको दिख रही हैं बेटा, ये जो ग्रीन कलर वाली पत्तियां हैं आपको दिख रही हैं, इनको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? ये हमारा है बाह्यदल। क्या है? बाह्यदल। सबसे बाहरी है बाह्यदल। तो बाह्यदल में क्या हरे, और जहां से सब लोग जुड़े रहते हैं पुष्प में, इस स्थान को बोलते हैं बेटा पुष्पासन। पुष्पासन बेटा, पुष्पासन। पुष्पा वाला पुष्पराज वाला नहीं बेटा, ठीक है ना, झुकेगा नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये पुष्पासन है। पुष्पासन को ही हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में बेटा थाइलमस। क्या बोलते हैं बेटा? थाइलमस। कुछ लोग इसी का दूसरा नाम बेटा होता है, इसे बोलते हैं रेसेप्टिकल। क्या बोलते हैं बेटा? रेसेप्टिकल्स। रेसेप्टिकल्स भी बोलते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा। इसी को थाइलमस, इंग्लिश में रेसेप्टिकल्स भी बोलते हैं। कभी इंग्लिश शब्द आ जाए, या इसी को पुष्पासन, मतलब जहां पुष्प आसन लगा के बैठे, पुष्प के सभी भाग आसन लगाए हुए जुड़े हुए हैं, तो पुष्पासन कहलाता है। तो ये पुष्प का ही भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग है। तो ये सब यहाँ पर ऐसे 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 छोटे छोटे संरचना में अंदर, जैसे गुलाब में देखो ना, पत्तियां चारों तरफ खिली रहती हैं, फिर बीच में रेसे 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 छोटे छोटे जैसे निकले रहते हैं, जैसे कल मैंने आपको चित्र में दिखाया था, ठीक है। तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं बेटा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? ये को हम बोलते हैं पुंकेसर। और पुंकेसर का जो बेस होता है, जो नीचे यहाँ पुष्पासन से जुड़ा रहता है, तो वो यही भाग है जिसे हम लोग बोलते हैं फ्लावर का, ये जो इसे एंथर बेस बोलते हैं। तो यही भाग है जो पुष्पासन से नीचे जुड़ा रहता है, ये वाला भाग, ठीक है ना। ये नीचे वाला ये थोड़ा सा मोटा रहता है, तो इसे बोलते हैं हम लोग एंथर बेस भी बोलते हैं, नॉड भी बोलते हैं। ऐसा आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया। तो भैया पुष्प के कितने भाग हैं बेटा? 2 भाग। ये पहला भाग हो गया, तंतु और पुतंतु दूसरा भाग हो गया। तीसरा भाग अगर आप बनाना चाहे तो संयोजी ऊतक को आप बना सकते हैं, ये तीसरा भाग हो गया, ठीक है ना। तो बेटा मैंने आपको 3 चीजें समझा दी कि पुष्प का पहला भाग क्या होगा, दूसरा भाग क्या होगा बेटा, तीसरा भाग क्या होगा। तो ध्यान से समझिएगा। पहले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? पहले भाग को हम लोग बोलते हैं बेटा परागकोश बोलते हैं बेटा। पहले भाग को परागकोश बोलते हैं। दूसरे भाग को क्या बोलते हैं बेटा? तंतु या पुतंतु बोलते हैं। तंतु या पुतंतु बोलते हैं, पुतंतु बोलते हैं। तीसरे भाग को क्या बोलते हैं बेटा? तीसरे भाग को हम लोग बोलते हैं संयोजी ऊतक। क्या बोलते हैं बेटा? संयोजी ऊतक बोलते हैं। तीसरे भाग को हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं। तो ये बातें आपको समझ में आ गई। पहला भाग परागकोश, तंतु या पुतंतु। परागकोश को आप जानते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? परागकोश को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंथर। क्या बोलते हैं बेटा? एंथर। परागकोश को इंग्लिश में बेटा एंथर बोलते हैं। तो सारी चीज हो गई। एक बार फिर से बात कर लेते हैं जल्दी से। हमने पढ़ा कि पुष्प के 4 भाग हैं। पहले 2 भाग सहायक चक्र, नीचे वाले 2 आवश्यक चक्र हैं। बाह्य दलपुंज हो गया, दलपुंज हो गया, पुमंग और जायंग। सारी कहानी पुमंग और जायंग
प्रायांग से चल रही थी, इसी का अध्ययन इस पूरे चैप्टर में किया गया है। सबसे पहले बात आई पुमंग की। पुमंग जो पुष्प का तृतीय चक्र होता है, इसकी इकाई पुंकेसर होती है। पुंकेसर के सामान्यतः 3 भाग होते हैं बेटा। कितने भाग होते हैं? 3। पहला भाग होता है परागकोश होता है, दूसरा भाग होता है तंतु या पुतंत, तीसरा भाग संयोजी होता है। कुछ किताबें सिर्फ 2 ही भाग लिखती हैं, परागकोश और तंतु और पुतंत, तो जैसा आप लिख चाहें। ज्यादातर 2 ही लिखती हैं, कुछ किताबें 3 लिखती हैं, तो 2 लिखती हैं तो आप 2 के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात किया जाए, ये मैंने एक परागकोश का चित्र बनाया। परागकोश में जो ऊपर वाला ये पूरा भाग है, इसको हम लोग परागकोश या एंथर बोलते हैं। एक परागकोश में देखो बेटा, एक ये वाला हिस्सा, ये 2, तो एक इनको दोनों को आगे हम बात करने वाले हैं। इन दोनों को हम लोग बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं बेटा? अब देखो आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो। अब मैं इसको आगे इरेज कर रहा हूं, ये वाला पार्ट, ठीक है ना बेटा? देखो देखो समझिएगा, ये जो परागकोश में ये दिख रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, देखिए ये वाला जो हिस्सा है, इनको बेटा बोलते हैं पालियां। क्या बोलते हैं बेटा? पालियां। क्या बोलते हैं बेटा? पालियां। पालियां को ही हम लोग बोलते हैं, इसे एंथर, तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेटा एंथर लोब। क्या बोलते हैं बेटा? एंथर लोब। क्या बोलते हैं? एंथर लोब। तो एक देखो, सबसे पहले क्या हुआ बेटा? परागकोश। क्या हुआ? परागकोश हुआ। फिर परागकोश में क्या पाई जाती है बेटा? सर पालियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है? पालियां। कितनी पालियां हैं संख्या में बेटा? 2 पालियां हैं। एक पाली ये हो गई, एक पाली हो गई। कितनी पालियां? 2। इन पालियों के अंदर क्या पाई जाती है? इन पालियों के अंदर धानियां पाई जाती। क्या पाई जाती बेटा? धानी। धानी, ध्यान रखिए, धानी पाई जाती, धानी, ठीक है ना, धानी पाई जाती है। इन धानियों को हम लोग बेटा बोलते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या बोलते हैं बेटा? लघु बीजाणु धानी। तो परागकोश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? परागकोश को इंग्लिश में बेटा बोलते हैं एंथर। पालियां को बोलते हैं एंथर, इसे बोलते हैं एंथर लोब बोलते हैं बेटा, या इसी को एंथर लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर लोब, ठीक है ना। इसी से कुछ लोग चैम्बर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? चैम्बर। इसी को बोलते हैं डाइथीकस। कितनी है संख्या? 2 पालियां, इसलिए इसको बोला जाता है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं डाइथीकस। डाइथीकस, ठीक है, डाइथीकस बोला जाता है। डाइथीकस बोला जाता है। डाइथीकस का मतलब 2 कक्षीय, 2 चैम्बर वाली। तो 2 पालियां, तो एक परागकोश में कितनी बेटा पालियां? 2 पालियां, 1 और 2 पालियां हो गई। इन पालियों में क्या पाई जाती है बेटा? धानियां। इन धानियों को क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु धानियां। अब इसको थोड़ा सा मतलब समझो। क्यों सर लघु बीजाणु धानी क्या बोला गया? सर धानी क्या बोल? सर सबको समझाइए, धानी और लघु बीजाणु धानी नहीं समझा, अब इसकी बात कर लेते हैं। देखो होता क्या है कि मैं चित्र बना रहा हूं, ठीक है ना, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। देखो इधर, जैसे ये है, तो ये एक परागकोश है। परागकोश में 1 पाली, 2 पाली। इस पाली में यहां वाला जो इधर वाला हिस्सा 1 2 3 4 दिख रहा है बेटा? दिख रहा है ना? दिख रहा है, ठीक है। ये आपको दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज करने का प्रयास करता हूँ। हाँ, मैं जैसे कौन सा कलर कर दूँ तो आपको दिखाई पड़े। देखो मैं इसको थोड़ा सा आजमाता हूँ। हाँ हाँ, ये ज़्यादा सही है, आपको दिख रहा होगा। जैसे 1 2 ऐसे बेटा, ये जो है, ये जो संरचना दिख रही है बेटा, इसे बोलते हैं हम लोग धानी, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं बेटा? धानी। तो ये चीज ध्यान रखिए कि ये बेटा आपकी धानी है, ठीक है ना, धानी। ठीक है, बेटा इसको धानी बोलते हैं इनको, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं हम लोग, ठीक है, इंग्लिश में से बोलते हैं स्पोरेंजियम। इसे क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। और इसे लघु है तो लघु के लिए यूज शब्द होता है माइक्रो स्पोरेंजियम, माइक्रो स्पोरेंजियम, ठीक है ना। धानी और धानियां जब लिखेंगे तो ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे कुल कितनी धानियां संख्या में बेटा? टोटल सर धानियां संख्या में 4 है। कितनी है? 4। अब बताओ, अब गौर करिएगा, परागकोश, तंतु या पुतंतु, इन दो परागकोश के बीच में कितनी पाली हैं? 2, इसलिए इसे बोलते हैं डाइथीकस या आपका एंथर लोब भी बोलते हैं। तो 2 द्विपाली हैं। प्रत्येक पाली में कितनी धानियां? 2, तो कुल धानियों की संख्या 4। इसलिए इन लघु बीजाणु धानी को चतुष्क लघु बीजाणु धानी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? चतुष्क लघु बीजाणु धानी, मतलब 4 लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। जब भी कभी भी नर शब्द आएगा तो साइंस में ये सामान्यतः नियम है कि नर, क्योंकि पुमंग वाला कौन सा हिस्सा है बेटा? नर
जायांग वाला कौन सा हिस्सा बेटा, मादा। पुमंग, पुलिंग, पुलिंग शब्द किसके लिए यूज किया जाता है, नर के लिए। जाया, जया, जया शब्द मतलब होता है जो किसी को जन्म दे, और जन्म देने की क्षमता किसमें होती है बेटा, मादा में होती है, स्त्री में होती है। तो जायांग शब्द मादा के लिए बना है, वो एक स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्री को डिनोट करता है, मतलब मादा को डिनोट करता है। पुलिंग, पुलिंग को जो शब्द है वो नर को डिनोट करता है, पुमंग। ठीक है, तो पहली बात सब तो परागकोश, दूसरा हिस्सा ये हो गया। परागकोश के अंदर चलें तो एक परागकोश में कितनी पालियां होंगी बेटा, दो। एक पाली, दो पाली, एक प्रत्येक पाली में कितनी धानियां हैं, दो, तो कुल धानियों की संख्या 4। अब शब्द समझिएगा, लघु बीजाणु धानी, और लघु के लिए एक शब्द और यूज है, लघु मतलब होता है छोटा, तो एक छोटे को और क्या लिखा जाता है, सूक्ष्म, तो इसीलिए इसको सूक्ष्म बीजाणुधानी भी बोला जाता है। बेटा ये तो एक तरह से सिनोनिम्स हो गया, लेकिन समझने की बात है, कई बार पेपर में आ जाता तो बच्चा कंफ्यूज है। तो एक प्रत्येक परागकोश में 2 पालियां, हर एक पालियां में 2 धानियां, कुल धानियां 4, कुल धानियां 4। इन धानियों को लघु बीजाणुधानी, सूक्ष्म बीजाणुधानी, और बेटा एक शब्द और कुछ किताबें यूज करती है, पुम बीजाणु, पुम मतलब पुलिंग, नर के लिए है, तो पुम बीजाणुधानी भी बोलते हैं, पुम बीजाणु धानी भी बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे पुम बीजाणुधानी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनके 3 नाम है, बहुत फेमस है, तीनों याद करने हैं आपको, किसी भी नाम से प्रश्न बन जाए तो। अब इंग्लिश में तो बहुत आसान है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम आता है, कौन सा, इंग्लिश में मैंने आपको बता दिया माइक्रोस्पोरेंजियम, सिर्फ एक ही नाम आता है और कोई दूसरा नाम नहीं आएगा। ठीक है ना बेटा, तो ये चीज हो गई, ये आपकी यहां तक बात होगी, नर की बात होगी। अब देखो आगे बात कर रहा हूं, तो ये परागकोश की बात चल रही थी। परागकोश में 2 पालियां, दोनों पालियों को जोड़ने का आपस में काम संयोजी ऊतक करता है, इसलिए संयोजी ऊतक हो गया। इन संयोजी ऊतक में 2 प्रकार, इन्हें संवहन मंडल भी कहा जाता है, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। फिर परागकोश, प्रत्येक परागकोश में अब 2 पालियां हैं, इसलिए इसे द्विपालित कहा जाता है। प्रत्येक पाली में 2 धानियां हैं, इसलिए इसे बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट या चतुष्फलकी लघु बीजाणुधानी, टेट्रास्पोरेंजिएट या चतुष्क लघु बीजाणुधानियां भी बोलते हैं। 4 हैं। नर शब्द के लिए हमेशा छोटा या लघु शब्द यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है ऐसा, उसका भी कारण आपको मैं समझा दूं क्यों। देखो एक्चुअल में प्रकृति ने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट डेवलप किया, इस रीजन को आप थोड़ा समझिए, लघु क्यों यूज किया जाता है। प्रकृति में अक्सर ये चीज आप गौर करेंगे, मैं जैसे इसको आगे थोड़ा सा समझा रहा हूं, प्रकृति में जहां जहां मादा युग्मक है ना बेटा, मादा युग्मक का आकार हमेशा बेटा बड़ा होता है। तो बड़े के लिए शब्द यूज होता है बेटा गुरु। क्या यूज होता है, गुरु। गुरु मतलब बड़ा, ठीक है, वहां गुरु मतलब शिक्षक से नहीं, गुरु बड़ा। और जो आपका नर होता है, नर युग्मक का आकार सामान्यतः प्रकृति में अक्सर छोटा रखा गया है, इसलिए इसके लिए जो शब्द यूज किया जाता है साइंस में लघु या सूक्ष्म। ऐसा क्यों, रीजन समझो। देखो आप गौर करिएगा, जैसे अगर मानव का एग्जांपल से समझा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए ऐसा क्यों होता है। मानव में मादा अंडाणु बनाती, क्या बनाती बेटा, अंडाणु। अब अंडाणु का आकार बड़ा है, क्यों बड़ा रखा गया, क्योंकि अंडाणु में आगे चल के ये निषेचन करेगा, तो इससे बेटे बनेगा युग्मनज, और युग्मनज से बनेगा बेटा आगे चल के शिशु। जैसे मुर्गी की बात करें तो मुर्गी का अंडे का आकार बड़ा होता है, अंडा देती है, लेकिन जब मुर्गा होता है जो शुक्राणु देता है उसका आकार छोटा होता है। क्यों, अंडाणु से जब शुक्राणु आएगा, ये मान लो शुक्राणु आके अंडाणु से मिलेगा, तो मिलने के बाद यही अंडाणु तो किसमें बदलेगा, युग्मनज में निषेचन के बाद। इस युग्मनज से आगे चल के क्या बनेगा बेटा, इस युग्मनज से बेटा आगे चल के आपको पता है, इस युग्मनज से आगे चल के, युग्मनज जो है इससे आगे चल के क्या बनेगा बेटा, मुर्गा या मुर्गी बनेगा। ठीक है, मुर्गा या मुर्गी बनेगा, या पहले चूजा बनेगा, फिर उससे मुर्गा या मुर्गी बनेगा। तो कहने का मतलब उस विकास के दौरान, देखो मानव में तो क्या है कि बच्चा माँ के गर्भ के अंदर रहता है तो उसको विकास, माता के गर्भनाल से बच्चा जुड़ा रहता है तो उसे न्यूट्रिशन मिलता रहता है, इसलिए उनका आकार अंडाणु का और छोटा होता है। लेकिन मुर्गी में एक बार अंडा दे दी तो फिर अंडा के अंदर ही चूजे का विकास होना है, तो उस विकास के दौरान उसे बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती है। इस भोजन की पूर्ति के लिए मादा अंडाणु का आकार बड़ा रखा जाता है। समझना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, मादा अंडाणु का आकार बड़ा। अब बताओ इतने बड़े अंडाणु को अगर निषेचन के समय मूव कराया जाएगा, चलाया जाएगा, जब निषेचन होता है तो नर और मादा जब आपस में युग्मक में संलयन करते हैं, तो आप 3 इडियट्स मूवी देखेंगे, जब पिक्चर की शुरुआती होती है तो वहां लाखों स्पर्म इस प्रकार के दौड़ लगाते हैं,
ठीक है ना। आप देखेंगे फाइलोपियन ट्यूब में, जो फाइलोपियन ट्यूब हो जो योनि का भाग होती है, तो उसमें लाखों शुक्राणु इस प्रकार दौड़ लगाते हैं। तो वहां आप 3D में देखे होंगे, क्यों? क्योंकि शुक्राणु का आकार छोटा रखा गया है, तो इसको भागने में दौड़ने में ऊर्जा कम लगेगी। और मादा अंडाणु का आकार बड़ा रखा गया, इसलिए इसको स्थायी रखा गया कि आपको दौड़ाएंगे तो ऊर्जा ज्यादा लगेगी, और आपको आकार बड़ा रखना क्यों? क्योंकि आपको तो निषेचन के पश्चात ऊर्जा भी देनी है। तो जहां ऊर्जा देना था उसका आकार प्रकृति ने बड़ा कर दिया, जिनको ऊर्जा नहीं देना था उनका आकार छोटा कर दिया। तो छोटे को कर दिया, तो इससे एक फायदा, इसको दौड़ा दिया। शुक्राणु इसीलिए निषेचन के समय क्या करते? तैरते रहे। ठीक है, ये इसीलिए हमेशा परागण के समय हो या निषेचन का समय हो, हमेशा नर युग्मक को मादा के पास जाना होता। बेटा बारात लेके आप जाते हैं, इस आपकी दुल्हन बारात लेके नहीं आती। अब हो सकता है जमाना उल्टा हो गया तो अलग बात है, कहीं कहीं पे रेयर केस, लेकिन सामान्यतः बारात नर ही लेके जाता है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे, हमेशा आकार नर का प्रकृति में युग्मक के रूप में इसका आकार छोटा रखा गया है, मादा युग्मक का आकार बड़ा रखा गया है। इस कारण से मादा युग्मक को गुरु बोला गया है, नर युग्मक को क्या बोला गया है? लघु शब्द यूज किया गया है। ये मैं एक आपको इंफॉर्मेशन से संबंधित चीजें थी तो मैंने आपको बता दी। यहां तक मुझे लगता है ये बात समझ में आ गई होगी। जो आपके दिमाग में आता है कि सर ये लघु क्या है और दीर्घ क्या है, गुरु क्या है, गुरु क्यों शब्द यूज किया गया, तो नर के लिए क्यों लघु यूज किया गया, उसका रीजन मैंने आपको समझा दिया। ठीक है ना बेटा, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करते हैं वापस से। ये सारी बात हो गई हमारी, ये सारी चीजें हो गई। मैंने आपको बताया कि परागकोश में 2 पालियां होती है, प्रत्येक पाली में 2 धानियां होती हैं, कुल धानियों की संख्या 4 होती है। ठीक है ना, लघु बीजाणु धानी बोलते हैं। ये सारी चीजें बात हो गई। अब हम आगे बात करने वाले हैं परागकोश की संरचना। ठीक है ना, ये प्रश्न हमारे यूपी बोर्ड में आता है कि परागकोश की संरचना बताइए। तो परागकोश की संरचना बात करते हैं, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। तो आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं पराग। ठीक है, आ जाओ। तो लो भाई बात करते हैं परागकोश की संरचना। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर आप क्या बोलते हैं बेटा? एंथर। अब इसके स्ट्रक्चर देखो, आप देखो समझो। एक परागकोश कुछ ऐसा होता है, मैंने अभी आपको बताया। अगर इसको बीच से ऐसे काट जाए, जैसे आप देखते होंगे भिंडी रहती है, ऐसी लंबी सी रहती है, उसको अगर ऐसे कट कर दिया जाए, इसे बोलते हैं अनुप्रस्थ या आप ट्रांसफर सेक्शन। तो भिंडी आप देखो छोटी सी गोल सी आपको दिखाई पड़ती है ना, जो कटा हुआ टुकड़ा, और उसमें बीच बीच में छेद रहते। तो छेद कितने रहते हैं संख्या में? लगभग 4। तो सामान्यतः तो उसी प्रकार है। तो देखो जब इसे कट कर दिया जाएगा और कट करके इन दोनों हिस्सों को देखा जाएगा, तो देखने पर जानते हैं कैसे दिखाई पड़ते हैं? ऐसे, ऐसे। और ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है बेटा? बेटा ये बीच वाला हिस्सा क्या होता है? सर ये बीच वाला हिस्सा ही तो संयोजी ऊतक का कार्य करता है। ये बीच वाला हिस्सा किसका कार्य करता है बेटा? यही तो संयोजी ऊतक का कार्य करता है। बीच वाला हिस्सा संयोजी ऊतक का कार्य करता है। ठीक, ये एक देखो आप समझना, ये एक पाली हो गई, ये दूसरी पाली है। पाली को क्या बोलते हैं बेटा? लोब। ठीक, ये दूसरी पाली को क्या बोलते हैं बेटा? लोब, LOBE। ठीक, ठीक, अच्छा अब इसको कर लेते हैं। आओ अब देखो बेटा, यहां इन पालियों के अंदर इस प्रकार कोशिकाएं रहती हैं बेटा। ऐसे सब में रहेंगे, पूरी भरी रहती हैं। मैं सिर्फ आपको थोड़ा थोड़ा बना रहा हूं। आप भी ये चित्र इसलिए मैं बना रहा हूं, मैं आपको इसका इमेज भी सीधे डाउनलोड करके दिखा सकता हूं, इसलिए बना रहा हूं क्योंकि आपको भी पेपर में बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी आपको बता रहा हूं। इसको देखो बनाते कैसे, इसको सीखिए। नहीं बनाने को पहले ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे, ऐसे,
फिर इसके ऊंचे वाले हिस्से से इसके ऊंचे वाले हिस्से को मिलाते जाएंगे, फिर इसके ऊंचे वाले हिस्से से इसको ऐसे मिलाते जाएंगे। तो इस प्रकार पूरी संरचना बनके पूरी भर के तैयार हो जाएगी। अब ये क्या है बेटा, ये केंद्रक, सभी कोशिकाएं हैं तो हर कोशिका का अपना क्या होगा, केंद्रक होगा, ठीक है ना। अब इधर मैं पूरा भर नहीं रहा हूं, ऐसे आप पूरे को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। आप देखो गौर करें, तो एक पाली इधर हो गई, एक पाली इधर हो गई, ठीक है। अब पूरी संरचना परागकोश है, तो एक परागकोश में 2 पालियां, एक पाली में कितनी धानी, 2, एक धानी 2 धानी, एक धानी 2, कुल धानियों की संख्या 4। तो इसी को बोलते हैं हम लोग, आप लोग क्या बोलते हैं, ये संरचना है परागकोश की। अब इस परागकोश की संरचना में देखिएगा, इधर समझिएगा, इस परागकोश की संरचना में जो ये यहां अंदर है, देखो इसको मैं थोड़ा सा और दूसरे कलर से बनाता हूं, इस इधर जो अंदर यहां पे जो कोशिकाएं होती हैं, मिड में यहां पे जो कोशिकाओं का समूह होता है, इस तरह जो ये कोशिकाओं का समूह होता है बेटा, इन कोशिकाओं को बोलते हैं बेटा, ये जो है इन कोशिकाओं को बोलते हैं बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोलते हैं बेटा, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है ना। और ये जो कोशिकाएं हैं, ये इधर देखो, ये जो अब इसमें जैसे मैंने बना दिया है, ऐसे देखो इसमें भी होगा, ये बीच वाली जितनी कोशिकाएं होंगी, ये वाली बेटा, ये सब लघु बीजाणु मात्र, ऐसे इसमें भी बीच में होंगी बेटा, ऐसे इसमें भी बीच में होंगी कोशिकाएं बहुत सारी। तो देखो समझना, थोड़ा सा ये डाउट में आएगा, ठीक है ना, लेकिन ध्यान है, डाउट आना नहीं चाहिए। देखो देखो अब गौर करिएगा, भाई जैसे आप भिंडी आप देखते हो, तो जब भिंडी कट की जाती है तो आप कभी गौर करे होंगे, जब भिंडी कट करते हैं तो वहां इस प्रकार की ऐसे ऐसे संरचना में छेद रहते हैं, ऐसे 4। तो जो बीच वाला हिस्सा रहता है, जो छेद रहता है जहां पे, ये यहाँ पे जो रहता है, इस स्थान को बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु धानी, और इनमें जो कोशिकाएं भरी रहती हैं इन्हें बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। भाई धानी का मतलब स्थान, और ये कौन सी लघु बीजाणु, कौन सी धानी है, लघु बीजाणु धानी। तो इनमें क्या पाई जाएंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। क्या पाई जाएंगी, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाएंगी। इन कोशिकाओं को बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। और इसके बाहर ये जो कोशिकाएं हैं जो चारों तरफ, ये कौन सी कोशिकाएं हैं बेटा, ये उसी पराग कोश की या पाली की परतें होती है। कितनी परत होती है सर बेटा, 4 परत पाई जाती है टोटल। कितनी परत पाई जाती है, 4। मैं देखो आपको बना भी रहा हूं, 4 परत होती है ऐसे, ठीक है। तो ये 1 2 3 ऐसे टोटल 4 परत होती है। यहाँ पे चारों तरफ से मिला करके 4 परत होती है बेटा, 4 परत। और उसके बाद जो अंदर ये कोशिकाओं का एक पूरा गुच्छा होता है, समूह होता है बेटा, इसी को ध्यान रखिए। ये दिख रहा है ना बेटा आपको, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर रहा हूं, देखो इधर। तो ये जो कोशिकाओं का समूह आपको दिख रहा है बीच वाला, इसको बोला जाता है बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोजिनस। स्पोरोजिनस टिश्यू जो अनडिफाइंड रहता है, इसी स्पोरोजिनस टिश्यू को इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा स्पोरोजिनस टिश्यू या ठीक है, स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणु भिद ऊतक भी बोलते हैं। या ऐसा ऊतक होता है जिसकी कोशिकाएं, भाई ऊतक है, ऊतक किससे बना होता है, कोशिकाएं से। तो इसकी एक कोशिका को बोलते हैं बेटा लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका। थोड़ा सा बेटा समझना का, नहीं कंफ्यूजन आएगा, बट एक बार ध्यान करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो समझो बेटा, आप लोग पढ़ चुके हैं कोशिकाओं के समूह को ऊतक बोलते हैं। तो इस पूरे कोशिकाओं के समूह को, ये जो पिंक कलर, इन पूरे ऊतक को बोलते हैं, ध्यान से सुनना, इन पूरे कोशिकाओं के समूह को बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या बीजाणु भिद ऊतक। इसकी एक कोशिका को बोलते हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और जिस स्थान पर ये कोशिकाएं पाई जा रहे हैं उस स्थान को बोलते हैं हम लोग लघु बीजाणु धानी। और पूरी एक संरचना को बोलते हैं हम लोग क्या, इस पूरी संरचना को पालियां। तो टोटल कितनी धानियां, एक पाली में कितनी धानियां हैं, टोटल
दो। कुल धानी बेटा कितनी? 4। एक पाली इधर, दो, एक पाली इधर, एक पाली में एक धानी, दो धानी, तीन धानी, 4 धानी। अब बेटा कहेंगे सर अगर धानी इनको बोल, बेटा ये धानी है, ये धानी तो 2 ही है, लेकिन ये जो ये संरचना पीली वाली ना, ये इस पराग कोष की, पाली की परतें होती, टोटल कितनी परत होती है? 4। सबसे पहली परत जो बनी होती है, ऐसे समझिएगा, अभी मैं इसको और समझाने वाला हूं, ऐसे समझिएगा, सबसे बाहरी वाली परत को बोलते हैं बेटा बाह्य स्तर। क्या बोलते हैं बेटा? बाह्य स्तर। फिर दूसरी परत जो इसके अंदर दूसरे नंबर की होती है बेटा, ये पहली हो गई। दूसरे वाले को बेटा बोलते हैं अंतः स्तर। क्या बोलते हैं बेटा? अंतः स्तर। फिर इसके बाद जो एक परत और होगी यहाँ पे, यहाँ वाली जो होगी तीसरे नंबर की होगी, इसे बोलते हैं मध्य परत। क्या बोलते हैं बेटा? मध्य परत। फिर इसके बाद एक परत और होती है, अभी आपको मैंने बताया चौथी परत। जैसे इसमें देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो चौथी परत होती है, इसे बोलते हैं बेटा टेपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है टेपिटम, यूपी बोर्ड का बार बार पूछा हुआ प्रश्न है टेपिटम। आपको बच्चे से पूछ लेता है कि बताओ टेपिटम की जो स्तर होती है वो कहां पाई जाती है? पहली बात तो पराग कोष में। पराग कोष का प्रश्न सुनना है, टेपिटम कहां पाया जाता है? पराग कोष से। पराग कोष की कौन सी स्तर होती है बेटा? चौथे नंबर की स्तर होती है सर, तो चौथे नंबर की। तीसरी स्तर कौन होती है सर? मध्य परत। दूसरी स्तर कौन होती है? अंतः स्तर। बाह्य स्तर को एपिडर्मिस, अंतः स्तर को एंडोथीसियम, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर, और तीसरे को बोलते हैं टेपिटम ही बोलते हैं, टेपिटम चौथी लेयर। तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं बेटा मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? मिडिल लेयर। देखो अब यहाँ पे ये मत समझना मिडिल लेयर सर, ठीक है ना बेटा, इसे बोलते हैं मिडिल लेयर। इसे बोलते हैं इंडोथीसियम, इंडोथीसियम बेटा, इंडोथीसियम। इसे बोलते क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा इपिडर्मिस, इंग्लिश में इसे इपिडर्मिस बोलते हैं बेटा, इपिडर्मिस। तो बेटा आप समझिएगा, अब फिर से मैं एक बार रिवाइज कर रहा हूं, जो डाउट कंफ्यूजन दूर करे। जैसे मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं, देखो समझो, समझिए। अब मैं कल से थोड़ा सा इसके लिए व्यवस्था करके रखूंगा एक्सपेरिमेंट। जैसे देखो समझो, जैसे मेरे पास, एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूं, प्रयास करता हूं। जैसे देखो, देखिए बेटा, जैसे देखो ये मेरे पास एक पाली, दो पाली, दो पाली जुड़ के एक पराग कोष बना। बेटा गौर करिएगा, देखिए, जैसे देखिए ये एक पाली हो गई, ये दो पाली जुड़ के आपस में क्या बना? पराग कोष। अब इसका आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, आधा आधा दोनों का हिस्सा ले लिया जाए तो देखो गौर करो। अब मैं इसको जैसे आधा हिस्सा इधर, तो एक पाली इधर, एक पाली इधर, लेकिन इस पाली के अंदर देखो बीच में खाली स्थान है, तो उस खाली स्थान को बोलते हैं लघु बीजाणु धानी, और उनमें जो कोशिकाएं हैं लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं, अब बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर बनाती ऊतक, उसे बोलेंगे लघु बीजाणु, जो इसके अंदर भरा है। जैसे पानी ने, जैसे पानी इधर आ गया, तो पानी जो है वो है लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का समूह। एक कोशिका को लघु बीजाणु मात्र कोशिका, पूरे समूह को लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का समूह मतलब ऊतक, तो उसे बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू या ऊतक, ठीक है ना। और इस स्थान को बोलेंगे जहां पानी भरा हुआ, उसे बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। लेकिन लघु बीजाणु धानी के चारों तरफ ये दीवार प्लास्टिक की दिख रही ना, तो ये प्लास्टिक की जो दीवार है, ये दीवार, ये प्लास्टिक वाली, ये 4 स्तर से मिलकर बनी। कितनी? 4। इसको अगर मैं फाड़ू छीलू तो 4 परतें निकलेंगी। तो सबसे पहली परत का नाम बाह्य स्तर, दूसरी परत का नाम अंतः स्तर, तीसरी परत का नाम मध्य परत, चौथी परत का नाम टेपिटम। यहां पर ध्यान रखें, इसी प्रकार 4 स्तर इसमें, 4 स्तर इसमें, 4 स्तर इसमें, 4 स्तर इसमें, और उन स्तरों के चौथे स्तर के बाद का जो स्थान होता है, उस स्थान, देखो बाहर से अगर बात करो, पहला स्तर, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथे स्तर के बाद वाला जो खाली स्थान है, उस स्थान को बोलेंगे लघु बीजाणु, उस स्थान को बोलेंगे लघु बीजाणु धानी। उसमें पाई जाएंगे लघु बीजाणु मात्र कोशिका, और बहुत सारी कोशिका मिलकर के बनाएंगे ऊतक, जिसे बोलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू या ऊतक बोलेंगे बेटा। यही कोशिका हैं जो आगे विभाजन में भाग लेंगी, और इनसे नर युग्मक का निर्माण होगा। इनसे बेटा किसका निर्माण होगा? बेटा नर युग्मक का निर्माण होगा। अब समझो कैसे बेटा, नाम ही से लिखा है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। मात्र मतलब माता है, किसकी माता है? लघु बीजाणु की। तो जैसे बोलते हैं चिंटू की मम्मी है, तो इसका मतलब किसकी मम्मी है? चिंटू की। तो मतलब किसको पैदा की होंगी? तो बेटा इन्होंने चिंटू को पैदा किया होगा, इसलिए चिंटू की मम्मी है। तो सेम ये लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, मतलब किसकी माता है? लघु बीजाणु को। तो किसको पैदा करेंगी? लघु बीजाणु को। तो इसका मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से ही आगे माता से ही कोई पैदा होगा, तो मतलब लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु पैदा होंगे। और साइंस में यदि कोई अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करता है, उसे बोलते हैं जनन। तो इस प्रक्रिया को बोलेंगे
लघु बीजाणु जनन, और जनन का सिंबल मतलब होता है अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करना, अपने ही जैसी। तो लघु बीजाणु जनन हुआ तो मतलब लघु बीज जनन में कौन भाग लेगा? माता। माता से पुत्र उत्पन्न हुआ, कौन? लघु बीजाणु। मातृ कोशिका से पुत्र जो होगा उसका नाम होगा लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु पुत्र है, उनकी मम्मी कौन है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और किस प्रक्रिया से पुत्र उत्पन्न हुआ? जनन से, इसलिए इसे बोलते हैं लघु बीजाणु जनन। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, लघु बीजाणु जनन। तो लघु बीजाणु जनन का मेन उद्देश्य क्या है बेटा? लघु बीजाणु को पैदा करना। किससे पैदा होगा? माता से। उस माता जी का क्या नाम है? लघु बीजाणु मातृ कोशिका। और लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहां पाई जाती है? धानी में। और धानी कहां पाई जाती है? पाली में। और पाली आपको बताया कितनी होती है संख्या में? 2। तो एक परागकोश में 2 पाली, 1 पाली, 2 पाली, प्रत्येक पाली में 2 धानी, कुल धानियों की संख्या 4। इन धानियों के चारों तरफ जो स्तर होता है ऊतकों का 4 स्तर का बना है, मतलब इनको सुरक्षा देने वाला। पहला स्तर बाहर है, सबसे बाह्य स्तर, उसके बाद अंदर है तो अंतः स्तर, फिर मध्य में है तो मध्य परत, चौथा टैपिटम। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि भैया टैपिटम क्या करता है? टैपिटम पहले ये पूछता है टैपिटम किसका स्तर है? तो टैपिटम परागकोश की संरचना है। कौन सा स्तर है? चौथा स्तर है। इसका कार्य क्या है? कार्य आगे डिस्कस करने वाला हूं, अभी बात समझ में आएगी तो उसमें बात कर लेंगे। फिलहाल मैं थोड़ा सा हिंट दिए कह दे रहा हूं। बताओ भैया, लघु बीजाणु जनन की माता पैदा करने वाली है पुत्र को। किसको? किसकी माता है? लघु बीजाणु को। जैसे चिंटू की मम्मी, तो मतलब किसको पैदा की है? चिंटू को। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका से कौन पैदा होंगे? लघु बीजाणु। तो इसका मतलब, और कोई पैदा होगा, जनन होगा, तो भैया आप जानते हो जब भी कोई स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसको भूख बहुत लगती है, ठीक है ना, सामान्यतः ऐसा। तो भैया इनको भोजन चाहिए कि नहीं चिंटू को पैदा करने के लिए? तो भोजन कौन देगा? कहाँ? बाहर से क्या खरीदने जाएंगे क्या? चाउमीन बर्गर? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। तो इनको भोजन कौन देगा? भैया यही टैपिटम। बगल में बैठे हैं तो जो पास में, भाई जब कुछ नहीं मिलेगा तो जो बगल में हो उन्हीं को खा जाएंगी। तो ये लघु बीजाणु मातृ कोश का मम्मी बहुत ही खाने वाली है। किसको खा गई? अपने बगल में जो था कौन? टैपिटम। तो टैपिटम को ये खा जाती है। तो ये प्रश्न आता है कि टैपिटम का क्या कार्य है? लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को पोषण देगा, और जब इनके बउआ या इनके जब पुत्र पैदा हो जाएंगे, कौन? लघु बीजाणु, उनको भी पोषण देगा। कौन? टैपिटम। तो माँ बेटा दोनों मिलकर किसको खा जाएंगे? टैपिटम को खा जाएंगे। तो कहने का मतलब ये प्रश्न आता है कि टैपिटम कहां पाया जाएगा? परागकोश में। कौन सा स्तर? चौथा। क्या करेगा? पोषण। पोषण किसको देगा? मम्मी और बेटे, मतलब लघु बीजाणु मातृ कोशिका को, और साथ ही साथ उसके पुत्र को, जिसे क्या बोलते हैं? लघु बीजाणु। तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका और लघु बीजाणुओं को यह पोषण देता है, पोषण प्रदान करता है। तो भैया लगातार इनको खाओगे तो चौथे धीरे धीरे टैपिटम क्या हो जाए? खत्म। तो जब लघु बीजाणु जनन चलता है तो लाखों कोशिकाएं जनन करती हैं, लाखों करोड़, लाखों पराकण बनते हैं, लाखों लघु बीजाणु बनते हैं। लघु बीजाणु को पराकण ही बोलते हैं, आगे बात करेंगे क्यों। तो जब लाखों लघु बीजाणु बनेंगे तो सब मिलके खाएंगे, तो धीरे धीरे करके टैपिटम स्तर खत्म हो जाएगी। तो आने वाले कुछ दिनों बाद जब ये लघु बीजाणु बनके तैयार हो जाते हैं तो पूरी तरीके से टैपिटम खत्म हो जाता है। तो फिर कुल कितने स्तर रह जाएंगे बेटा? 3। चौथा तो खा गए, हजम कर गए 3। तो ये पूछा जाता है प्रश्न, एनसीईआरटी की बहुत डिक्टो लाइन लिखी है, एकदम डिक्टो एनसीईआरटी और नीट का प्रश्न है कि जब परागकोश परागधानी में बदल जाता है, लघु बीजाणु बनने के पश्चात यही परागकोश परागधानी में बदल जाता है, तो यहां पे सिर्फ लिखी है एनसीईआरटी लाइन 3 स्तर होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। टैपिटम अनुपस्थित होता, तो यहां वो नहीं लिखा, क्यों? टैपिटम नहीं, 3 ही स्तर क्यों बचे? पहले तो 4 थे। तो ये अपने से समझने वाली बात थी कि भैया जब वो मेच्योर हुआ, परिपक्व हो गया, तो सारा टैपिटम तो ये दोनों माँ बेटे मिलके खा गए। तो कितनी परत रह गई? 3। तो सिर्फ 3 परत बचती है। तो इसलिए परागकोश में तो 4 परत रहती है, लेकिन यही परागकोश जब परागधानी में बदलता है तो सिर्फ कितनी परत रहती है? 3। तो यहां तक की बात हमारी हो गई है, यहां तक पढ़िएगा। जहां पे डाउट हो मुझे कमेंट करके बताइए। इस चीज को मैं कल फिर से डिस्कस करूंगा, कल फूल लेके आऊंगा, उसका आपको डिसेक्शन दिखाऊंगा, सारी बात करूंगा, फिर आगे इस पे हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है भाई? ओके, थैंक यू। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो डाउट हो मुझे आप लोग मेंशन करिए।